हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आप सबका रिफ्लेक्स बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का जो हमारा लेसन चल रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फू। तो उसका हम सेकंड पार्ट और लास्ट पार्ट पढ़ेंगे आज हम। तो उस पहले पार्ट में हमने देखा था एज ए फ्रेंड, क्या वो हमारी तरह किस तरह से बेनिफिशियल था उसके बारे में बात की थी। अब हम बात कर रहे हैं उसके हार्मफुल इफेक्ट के बारे में। एज एनिमी, फो का मतलब होता है एनिमी, दुश्मन। तो देखते हैं, फर्स्ट टॉपिक है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मेनी वेज। तो ये कई तरह से हानिकारक हैं। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो सबसे जो ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट इनका है वो डिजीज वाला है। ये ह्यूमंस में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, सब में क्या होते हैं, डिजीज फैलाते हैं। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड पैथोजेंस। तो ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी के अंदर, ह्यूमंस में, प्लांट्स वगैरह जो हैं, एनिमल्स में, उनके अंदर उनको कहते हैं, फैलाने वालों को कहते हैं पैथोजेंस। हिंदी में कहा जाता है रोग जनक, रोग को जन्म देने वाले। सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो हमारे फूड को, क्लोथ को, लेदर को क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं। फूड, खाना, क्लोथ, कपड़ा, लेदर और चमड़ा। लेट अस स्टडी अबाउट मोर इनके बारे में। चलो हम इनके बारे में, इनकी हार्मफुल एक्टिविटी है, किस किस तरह से हमारी नुकसान पहुंचाते हैं, इनके बारे में और ज़्यादा हम लोग पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है हमारा डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस। तो पहले देख लेते हैं ऐसे कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे अंदर क्या करते हैं, डिजीज फैलाते हैं, बीमारियां उत्पन्न करते हैं। मतलब वो पैथोजन है हमारे लिए, है ना, रोग जनक। पैथोजेंस एंटर और बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ। तो ये पैथोजेंस हमारे बॉडी के अंदर एंटर कैसे करते हैं, आप सबको पता ही है। हम जो ब्रीथ करते हैं ना, श्वास लेते हैं, जैसे अभी आप इन देखो कोरोना पैंडेमिक चल रहा है और हम लोग मास्क लगाते हैं। तो मास्क हम क्यों लगाते हैं, यही तो लगाते हैं कि वायरस वगैरह जो है हमारे माउथ वगैरह में, नोज में क्या हो, एंटर ना कर सके, क्योंकि यहीं से हम लोग सांस कर लेते हैं। तो वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट, और जो हम खाना खाते हैं और पानी हम जो पीते हैं उसके द्वारा भी हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड थ्रू एन एनिमल। तो कह रहे हैं ये देखो, ये भी आपको पता है, जैसे अभी कोरोना किसी इंसान को हो रखा है तो उसका हमें पास नहीं जाना चाहिए। तो इससे भी क्या होता है कि ये जो पैथोजेंस होते हैं वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से जो नॉर्मल पर्सन है उनके अंदर क्या हो सकता है, कोई भी पैथोजेंस है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या डिजीज कॉजिंग जो भी है, वो क्या कर सकता है, ट्रांसफर हो सकता है या उसके अंदर जा सकता है। या फिर एक कैरिड थ्रू एन एनिमल्स, या फिर दूसरा कोई एनिमल हो सकता है उसके थ्रू भी हो सकता है। माइक्रोबियल डिजीजेस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टेक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेज। तो यहाँ बढ़ा है देखो माइक्रोबियल डिजीजेस। तो ये जो हम पढ़ के आ चुके हैं, पिछला हमारा टॉपिक था एक वैक्सीन, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था बैक्टीरियल, वायरल वगैरह जो है। तो ये जो माइक्रोब्स के द्वारा बीमारियां फैलती हैं उनको कहते हैं माइक्रोबियल। तो इनके अंदर ये सारे आ जाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी है बीमारी फैलाने वाले। तो इन्फेक्टेड पर्सन के द्वारा हेल्दी पर्सन फैल सकते हैं, किसके थ्रू फैल सकते हैं, एयर, क्योंकि जो इन्फेक्टेड पर्सन है जब सांस लेगा, जब वापस वो छोड़ेगा तो उससे क्या होगा, वो पैथोजन इन्वायरमेंट छोड़ देगा। वाटर, अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने वाटर यूज किया है, उसको अगर हेल्दी पर्सन यूज कर ले उसको हो सकता है। फूड से भी हो सकता है। और फिजिकल कॉन्टैक्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट मतलब होगा शारीरिक संपर्क, उसके द्वारा भी क्या हो सकता है, ये रोग फैल सकता है। तो ऐसे जो रोग एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलते हैं उनको कहा जाता है कम्युनिकेबल डिजीजेस। एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीज इंक्लूड कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस। तो इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, कोलेरा, कॉमन कोल्ड, जुकाम तो आप सबने सुने होगा, या कई बार क्लास में या हम कहीं बैठे रहते हैं तो एक बच्चे को जुकाम होता है तो वो छींकता है वगैरह, तो उसका पास वाला जो क्लासमेट है उसको भी क्या हो जाता है, जुकाम हो जाता है। तो वो कैसे हो गया, कम्युनिकेबल हो गया, क्योंकि उसने जैसे छींका तो उसके जो पैथोजेंस के पार्टिकल थे वो इन्वायरमेंट में फैल गए, और दूसरे जो हेल्दी स्टूडेंट था उसने जैसे ब्रीथ किया, सांस ली, तो वो उसके अंदर चले गए और वो भी उसको क्या हो गया, कॉमन कोल्ड हो जाता है।
और अभी इन दिनों आप सुन रही हो कोरोना वाला। एंड चिकन पॉक्स और ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस टीबी जो है। When a person suffering from common cold sneezes, fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are sprayed in the air। तो कह रहे हैं अगर कोई पर्सन है वो कॉमन कोल्ड से सफर है, मतलब उसके कॉमन कोल्ड से पीड़ित है, तो जैसे वो छींकता है, अभी हमने बात की थी कि उसके छोटे छोटे ड्रॉपलेट होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, इन्वायरमेंट में फैल जाते हैं, और फिर वो जैसे कोई दूसरे हेल्थी पर्सन के अंदर एंटर करता है तो वो भी क्या हो जाता है, उसके साथ में बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, उसको भी कोल्ड हो जाता है। अब ये सब बातें सुन के जो बुज्जो है, देखो अब हमारा बुज्जो स्मार्ट हो गया है ना, तो उसके दिमाग की बत्ती क्या हो गई, ऑन हो गई, और अब वो सोच रहा है देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। अब ये तो हमें पता है, एयर वाटर ब्रीथ ये तो हम लोग बंद नहीं कर सकते ना, तो फिर वो बुझो कह रहा है फिर हम इनको रोक के कैसे, प्रिवेंट कैसे करें। तो अब देख लो पहली क्या दे रही है, इसका जवाब दे रही है, वी शुड कीप ए हैंकरचीफ ऑन द नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग। ये सबसे बेटर और सबसे अच्छा तरीका है अगर किसी को कॉमन कोल्ड हो जाए या कोई ऐसी बीमारी हो जाए जो कम्युनिकेबल हो, तो जैसे ही वो छींकता है तो उसको अपने नोज और माउथ हमेशा क्या रखना चाहिए, एक हैंकरचीफ, एक रुमाल का यूज करना चाहिए। इट इज बेटर टू कीप ए डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। जैसे अभी आप लोगों को पता चल रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सबसे मास्क है जरूरी, 2 गज दूरी है ना, तो ये जो दूरी है वो क्या, सब जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे हमेशा क्या रखना चाहिए, हमें डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए, जिससे क्या हो हेल्थी पर्सन के अंदर ये बीमारी ना फैले। तो आप लोग भी ये ध्यान रखें, इन दिनों बहुत ज़्यादा कोरोना पेंडेमिक चल रहा है और तीसरी लहर जो आ रही है वो बताते हैं बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ, और अच्छी अच्छी बातें जो भी है हमें कोरोना से बचाती है, प्रिवेंट करें, रोकथाम करें, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। तो जरूर आप अपना बचाव करें, क्योंकि बचाव ही समझ लो इलाज है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, देयर आर स्मॉल इंसेक्ट एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। तो यह वर्ड आया कैरियर्स। तो कैरियर्स के बारे में तुम्हें बताना चाहता हूँ, जैसे मान लो हमको कहीं पर एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो हम लोग जैसे मान लो एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए व्हीकल्स इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम लोग बस इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना 4 व्हीलर पर्सनल है तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 व्हीलर इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोई अदर जो भी व्हीकल्स है उसको हम लोग क्या करें, यूज कर सकते हैं। तो हम जैसे उस व्हीकल्स में बैठेंगे तो वो हमको जहाँ हमको जाना है, जिस डेस्टिनेशन पे जाना है वहां पर हम लोग छोड़ देगा। तो इसी तरह क्या, अगर कुछ एनिमल्स या कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, ये जो पैथोजेंस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनके वो क्या उनकी बॉडी में तो एंटर कर जाते हैं, उनको तो कोई हार्म नहीं होता है। मतलब जैसे इंसेक्ट कोई भी ले लो, आज मॉस्किटो वगैरह जो है, जैसे मलेरिया फैलता है, तो मलेरिया के जो भी पैथोजेंस है, प्रोटोजोआ, वो उसकी बॉडी के अंदर एंटर करेंगे तो मॉस्किटो को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हार्म नहीं है। लेकिन वो जैसे एक इंसान, हेल्दी इंसान को काटेगा, बाइट करेगा, तो उससे क्या होगा, उसके शरीर में वो पैथोजेंस चले जाएंगे। तो इस प्रकार जो मॉस्किटो था उसने क्या कर दिया कि एक पैथोजेंस को दूसरी जगह से लाने के बीच में क्या कर दिया, एक तरह से जैसे हम लोग शहर से गए बस का इस्तेमाल किया, तो वैसे ये क्या बन गए, कैरियर बन गए हैं। तो इसको कहते हैं वाहक, कैरियर, जो एक बीमारी के डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स है उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। हाउस फ्लाई इज अ वन सच कैरियर। तो इसमें सबसे एक बड़ी सबसे कॉमन जो कैरियर्स है वो है हाउस फ्लाई, जो हमारी घरेलू मक्खी है, जो आपको पिक्स में दिख रही है। दी फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटर। तो आपको पता ही है जो ये घरेलू मक्खियां वगैरह जो होती है वो क्या होती है, गंदे कचरों वगैरह पे एनिमल जो वेस्ट है, एक्सक्रीटर जो है, हम लोग फ्रेश होते हैं वो, उसके ऊपर क्या होते हैं, वो बैठते रहते हैं। वो बताइए, पैथोजेंस स्टिक टू देयर बॉडीज। तो वहां पे जो गंदे ये पैथोजेंस हैं वो क्या होते हैं, उनकी बॉडी के चिपक जाते हैं। व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड दे मे ट्रांसफर द पैथोजेंस। तो फिर वो घरेलू मक्खी जो हाउसफ्लाई है वहां से उड़ती हुई ऐसे आ जाएगी जहां पे कोई फूड रखा हुआ है, कवर नहीं है, तो वो उसके ऊपर क्या हो जाएगी, बैठ जाएगी। तो वो माइक्रोब्स है, जो माइक्रोब्स है वो क्या हो जाएंगे, उस फूड पे गिर जाएंगे और वो बीमारी का कारण बनेंगे। When these flies sit on uncovered food, they may transfer the pathogens. Whoever eats the
कंटेमिनेटेड फूड इज लाइकली टू गेट सिक। और जैसे ही कोई इंसान उसको कंटेमिनेटेड फूड को, उस दूषित भोजन को खाएगा तो वो क्या हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। सो इट इज एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, अपने घर पर वगैरह पे हो तो हमेशा उसको फूड को क्या करना चाहिए, हमें कवर करके रखना चाहिए, ध्यान रखना। और मार्केट वगैरह जा रहे हो तो अपने जैसे मान लो मिठाई के सामान खरीद रहे हैं, कचौरी समोसा वगैरह कुछ खरीद रहे हैं, तो ऐसे शॉप से ना खरीदें जहाँ पे क्या ओपनली पड़े हो, खुले पड़े हो। तो हमें ऐसे शॉप से खरीदना चाहिए जहाँ पे उन सामान सबको क्या हो, कवर करके रखा हुआ हो। तो आप लोग भी अच्छे से बात को ध्यान रखें। सो इट इज एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड। इसलिए हमेशा फूड को क्या रखें, कवर रखें। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड। तो हमें जो अनकवर फूड आइटम है उनको अवॉइड करना चाहिए कंज्यूम करने से। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर इज द फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। और ये भी दूसरा एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो फीमेल जो मॉस्किटो जो होता है, मच्छर होता है, वो भी एक हमारा कैरियर के रूप में करता है। विच कैरीज द पैरासाइट्स ऑफ मलेरिया। तो ये जो मलेरिया के पैथोजेंस है ना, उनको क्या करता है, ये कैरीज करता है। फीमेल एडीज मॉस्किटो एक्ट एज ए कैरियर ऑफ डेंगू फीवर वायरस। और मलेरिया के लिए जो है वो है एनाफिलीज मॉस्किटो। तो हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू। तो अब आप पता है ये हाउस फ्लाई हो गया, ये मस्कीटो हो गया, ये सब हमारे इन्वायरमेंट आसपास तो रहते ही हैं। तो फिर हमें ये बीमारियां फैलाते, तो हम ऐसा क्या करें कि हम लोग अपनी जो बीमारियां हैं क्या करते हैं, उनको हम लोग रोक देते हैं या उनको प्रिवेंट करें, कैसा कंट्रोल करें, ठीक है। तो यहां पे देखो अब पहेली कह रही है, व्हाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड। तो अब ये जो पहले एक सवाल पूछ रही है कि जो हमारे टीचर्स हैं, अध्यापक वगैरह हैं, वो हमें क्यों कहते हैं ऐसा कि हमारे आसपास वाला जो भी एरिया है हमेशा क्या रखना है, जहाँ पे पानी वगैरह है कभी कलेक्ट नहीं होना चाहिए, इकट्ठा नहीं होना चाहिए। मतलब पानी कहीं पे भी ठहरा हुआ नहीं रहना चाहिए। जैसे आपका कूलर है या घर में कोई ऐसा सामान बड़ा हो, बारिश आई उसका पानी इकट्ठा हो गया, तो ऐसे जगह पे हमें पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। तो ये दिमाग में आ रहा है पहले कि क्यों नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों। तो जानते हैं हम इसका कारण। ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर। तो सारे जो मच्छर हैं वो क्या करते हैं, जब रिप्रोडक्शन करते हैं, जनन करते हैं ना, वो नई संतान उत्पन्न करेंगे, तो सारा प्रोसेस कहाँ करते हैं, वो वाटर में करते हैं। हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर। तो हमें क्या होना चाहिए, ऐसी जगह में कहीं ठहरा हुआ पानी है वो पे कहीं पे कलेक्ट होना नहीं चाहिए। इन कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट एक्सेट्रा। तो जैसे मतलब अपने कॉमन जगह है, घर में कूलर्स है, टायर्स है या फ्लावर पॉट है। बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। तो हम लोग अपने घर के आसपास वाले को क्लीन रखे, जो भी इन्वायरमेंट है अपना, और पानी को कलेक्ट ना होने दे, जिससे हम क्या कर सकते हैं, मॉस्किटो को ब्रीड होने से रोक सकते हैं। तो जिससे क्या होगा, मॉस्किटो की संख्या नहीं बढ़ेगी और हमारे आसपास जो है ये डिजीज मलेरिया है, डेंगू है, फैलने का चांस भी कम रहेगा। ट्राई टू मेक ए लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। तो कह रहे हैं ऐसे ऐसे लिस्टों के बारे में बताओ जिसके आप सोचते हो कि इससे मलेरिया को हम रोक सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं, जैसे हमने वाटर कलेक्ट वाला हो गया, ऐसे आप दिमाग लगाएं और आप जरूर सोचें। अब देखते हैं हम टेबल 2.1, सम कॉमन ह्यूमन डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ऐसे डिजीज के बारे में हम लोग देखेंगे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होती है और हमारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर स्पेशल, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं ट्यूबरकुलोसिस, जिस कॉमन भाषा में टीबी कहते हैं। तो ये फैलती है, देखो कॉजेटिव जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो है कौन सा, बैक्टीरिया, और उसका फैलने का जो मोड है, माध्यम है, वो कौन सा है, एयर के द्वारा। मतलब अगर किसी इंसान को टीबी हो रखी है और उसके बाद दूसरे इंसान को बैठता है तो उसको होने के चांसेज रहते हैं। अब मीजल्स है वो वायरस के द्वारा, चिकन पॉक्स है वायरस के द्वारा, और पोलियो आपने सुना होगा जिसके अंदर कोई बॉडी पार्ट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है, तो वो क्या होता है, वो भी वायरस के द्वारा फैलता है। तो इनके देखो मोस्टली मोड ऑफ ट्रांसमिशन है चारों के, एयर एयर एयर, और चिकन पॉक्स और एयर के साथ ये वाटर और कॉन्टेक्ट से भी फैल सकते हैं, स्पेशली चिकन पॉक्स। अब देख लेते हैं इनका जो प्रिवेंटिव मेजर्स है, मतलब रोकथाम, बीमारी होने से पहले हम लोग जो भी एफर्ट्स लगाते हैं उनको कहा जाता है प्रिवेंटिव मेजर्स। ध्यान रखना,
कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, तो जब भी किसी को ऐसी बीमारी हो जाए तो उस इंसान को क्या करना, पूरी तरह से आइसोलेशन में रखना चाहिए, जैसे अभी आप चल रही है कोरोना के कारण। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम द दोज ऑफ द अदर्स, तो उसके जो भी रिलेटेड चीजें हैं, उसके बिस्तर हो गया, उसके क्लॉथ्स, टॉवल्स वगैरह, उसके बर्तन यूटेंसिल वगैरह, वो सबको हमको क्या रखने चाहिए, अलग रखने चाहिए। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज, तो जो भी स्पेशली छोटे बच्चे हैं जैसे आप लोग हो, तो आप सबको क्या है, समय समय पर जो भी है इनकी सबकी वैक्सीनेशन है वो क्या सबको लगवा देनी चाहिए सुटेबल एज पर। अगले अपने कोलेरा और टाइफाइड, तो ये फैलते हैं दोनों बैक्टीरिया से, तो इनका फैलने का मेन कारण है वाटर और फूड। तो इनके लिए भी क्या है देखते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स। मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, तो हमें अगर कोलेरा और टाइफाइड वगैरह से मिलनी है तो ये सारी क्या होती है, हमारी गंदी आदतें होती है ना, खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोना या गंदा खाना खाना, ये तो हमेशा हमेशा क्या हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट आदतें बनानी चाहिए अपने की। ये सब कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर वैक्सीनेशन, तो कह रहे हैं हमें हमेशा ऐसा खाना खाना चाहिए क्या पूरी तरह से क्या हो कुक्ड हो। कुक करने से क्या होता है आपको पता है, हीट बढ़ाई जाती है, तो हीट से क्या होते हैं जो बैक्टीरिया वायरस वगैरह जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। तो हमें पानी भी क्या होना चाहिए, बॉईल करके पीना चाहिए, ड्रिंक करना चाहिए। अगर हमारे आसपास पानी वगैरह क्या वो शुद्ध नहीं हो, साफ नहीं हो, तो हमें इस चीज़ों को बॉईल करके पीना चाहिए। अब हेपेटाइटिस बी, तो ये भी एक वायरस से होता है, ये भी वाटर के थ्रू फैलता है, तो इसमें लिखा हुआ है ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर वैक्सीनेशन, तो इसका भी एक टिक्का लगाया जाए, वैक्सीनेशन लगाया जाए, और हमें बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर पीना चाहिए क्योंकि ये वाटर के द्वारा फैलता है, स्पेशली मान लें कॉमनली पीलिया के अंदर होता है ये। अगला है मलेरिया, तो मलेरिया के द्वारा किसके द्वारा फैलता है, प्रोटोजोआ, तो ये आप लोग अच्छे से ध्यान रखें, ये काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। देखो बाकी सबके नाम वायरस बैक्टीरिया ऐसे नाम आएंगे, लेकिन मलेरिया है वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक अलग टाइप का, कौन सा, प्रोटोजोआ। तो फैलता किसके द्वारा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो मस्कीटो, तो इसके लिए दो प्रिवेंटिव मेजर्स कौन से है, यूज मॉस्किटो नेट एंड रेपेलेंट्स, तो हम लोग ऐसे चीजें इस्तेमाल करें जिससे कि या मॉस्किटो नोट जिसे मच्छरदानी कहते हैं, या फिर रिपेलेंट ऐसे पदार्थ जो मच्छर को क्या हो हमसे दूर रखें, हमारे घर से दूर रखें, जैसे हम लोग अपने घर पे ऑल आउट वगैरह वो इस्तेमाल करते हैं, आपसे बताइए। स्प्रे इंसेक्टिसाइड एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो बाय नॉट अलाउडिंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग, तो हमें इंसेक्टिसाइड जो छिड़काव करते हैं इनको इंसेक्ट को मारने के लिए जो कीट केमिकल होता है उसे कहा जाता है इंसेक्टिसाइड, और हमें इसका ब्रीडिंग मॉस्किटो प्रोसेस है ना वो हमें क्या रोकना चाहिए। कैसे रोकेंगे, अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले बात की थी कि हमें अपने आसपास कहीं पे भी क्या हो पानी इकट्ठा नहीं होना देना चाहिए, या फिर हमें ऐसी कोई जगह मान लो हमें अपने घर में पानी इकट्ठा करके रखना है, जैसे अपने घर में टंकी वगैरह में हम लोग रखते हैं, तो हमें क्या करना है उसको हमें कवर करके रखना चाहिए, जैसे कि मान लो खुला नहीं रहेगा तो उसके अंदर मच्छर एंटर नहीं कर पाएगा और वहां पे वो क्या होगा ब्रीड नहीं कर पाएगा, तो उससे क्या होगा मलेरिया से हम बच जाएंगे। ये तो देख लिया हम लोगों ने ह्यूमंस के अंदर कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे जो। अब अगला हमारा टॉपिक है डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स, तो देख लेते हैं एनिमल्स स्पेशली हमारे जो काऊ है बफेलोस वगैरह है इनके अंदर कौन कौन सी बीमारियां फैलती है। Several microorganisms not only cause disease in humans and plants but also in other animals, तो कह रहे हैं कि ये बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो सिर्फ ह्यूमंस और प्लांट में डिजीज नहीं फैलाते हैं, वो हमारे अदर एनिमल्स हैं उनके अंदर भी फैलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रेक्स इज ए डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज बाई ए बैक्टीरियम, तो एक बैक्टीरिया है जिसके द्वारा एनिमल्स के अंदर एक बहुत खतरनाक बीमारी फैलती है, कौन सी, एंथ्रेक्स। फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय ए वायरस, और फुट और माउथ वाली जो बीमारियां लगती है एनिमल्स के अंदर वो भी किसके द्वारा होती है, एक वायरस के द्वारा होती है। ऊपर देखते हैं रॉबर्ट कोच की एक पिक बनी हुई है 1876 में, डिस्कवर द बैक्टीरियम विच कॉज एंथ्रेक्स डिजीज, तो जो एंथ्रेक्स डिजीज के लिए जो जिम्मेदार बैक्टीरियम है ना बैसिलस एंथ्रेसिस, उसके बारे में सबसे पहले या जिसकी डिस्कवरी की थी उनका नाम था रॉबर्ट
कॉज। अगला हमारा टॉपिक है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। तो अब देखते हैं प्लांट्स के अंदर कौन कौन सी बीमारियां होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण। Several microorganisms cause disease in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and others। तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं और हमारे आसपास बहुत सारे प्लांट हैं, तो इनमें सब में क्या होता है बहुत सारे स्पेशली जैसे नाम दे रखा है वीट, राइस, पोटैटो, सुगरकेन, ऑरेंज, एप्पल, इनके अंदर बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं। द डिजीजेज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। तो ये तो हमें पता है, यील्ड का मतलब होता है टोटल प्रोडक्शन, जो लास्ट में मिलता है ना जितना भी, उसको कहा जाता है यील्ड, लब्धि। तो वो क्या करता है जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग जाएगा, बीमारी लग जाएगी, तो आप पता है बहुत सारे प्लांट क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, या अच्छी तरह से वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, या अच्छी तरह उनके ऊपर फल वगैरह फ्रूट है वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इससे हमारी जो यील्ड है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। और टेबल 2.2 के अंदर कुछ प्लांट डिजीज हैं जिनके बारे में देखते हैं। दे कैन बी कंट्रोल बाय द यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स। तो अगर हम लोगों को देखो सिंपल सी बात है, जब भी ये माइक्रोब्स आ गए हैं हमारे आसपास इन्वायरमेंट में, तो हमें उनको ख़त्म करने के लिए क्या चाहिए, केमिकल यूज करना ही पड़ेगा। हम जो मेडिसिन यूज करते हैं वो भी एक तरह से क्या है, केमिकल ही है, ठीक है। तो केमिकल के द्वारा क्या कर सकते हैं हम, इनको माइक्रोब्स को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ये टेबल 2 इसमें देख लेते हैं सम कॉमन प्लांट डिजीजेज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो कुछ देख लेते हैं। पहला दिखा हुआ है सिट्रस कैंकर, ये बैक्टीरिया है। और आप देखो आगे देखो लेमन दिख रहा है, नींबू आपको, ये भी फैलता है एयर के द्वारा। इसका जो लेमन होता है उसके ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, खराब होने लग जाता है धीरे धीरे, फिर ये रोटन होने लग जाता है, सड़ने लग जाता है। सेकेंड है रस्ट ऑफ व्हीट। तो रस्ट का मतलब सामान्य अर्थ होता है जंग लगना, ठीक है ना। तो समझ सकते हैं व्हीट कर पे ऊपर जंग लग जाती है। इसका फैलने का कारण है फंजाई, और ये फैलता है किसके द्वारा, एयर और सीड्स के द्वारा। तो आगे पिक्स बनी हुई उसके अंदर देख सकते हो आप, बहुत सारे धब्बे बन जाते हैं और वो पार्ट क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। जिस प्रकार हमारे मेटल वाले जो पार्टिकल हैं, जैसे आयरन पार्टिकल वाला, जो स्पेशली हमारे घर के गेट्स वगैरह, दरवाजे वगैरह हैं, या आयरन की टेबल हैं, तो उस पर देखो अगर हमने केयर नहीं रखा धीरे धीरे जंग लग जाती है, कैसे खराब होती है, वैसे खराब हो जाते हैं। अगला येलो वैन मोजेक ऑफ भिंडी ओकरा। तो भिंडी के अंदर भी एक बीमारी होती है, वो भी फैलती है किसके द्वारा, वायरस के द्वारा। और इसको कैरी करने वाला मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन है, इंसेक्ट है। अगला हमारा टॉपिक है फूड पॉइजनिंग। तो हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हार्मफुल इफेक्ट एज ए फो, एनिमी के रूप में। तो इसका अगला फूड पॉइजनिंग। पॉइजन का नाम तो सुना ही है आप लोगों ने, जहर, है ना। तो बुझो वाज इनवाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू ए पार्टी एंड ही एट ए वेराइटी ऑफ फूड स्टफ। तो बुझो को उसके दोस्त ने क्या पार्टी पे बुलाया और वहां उसने क्या खूब सारा खाना खाया, अलग अलग तरह का, वेराइटी ऑफ फूड स्टफ। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टिंग वॉमिटिंग। लेकिन वो जैसे ही घर पे पहुंचा उसको क्या होने लगी, वॉमिटिंग होने लगी, उल्टियां होने लग गई। ही हैड टू बी टेकन टू हॉस्पिटल। तब जब उल्टियां ज्यादा होने लगी, रुकी नहीं, तो उसके घर वाले उसको कहाँ लेके गए, हॉस्पिटल लेके गए, अस्पताल। द डॉक्टर सेड दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। तो डॉक्टर ने कहा भाई किसका खाना वाना खा के आया, बता। डॉक्टर ने पूछा हुआ क्या खाया है, कैसे खाया, कब खाया, कहाँ खाया। तो उन्होंने कहा एक कारण ये हो सकता है कि फूड पॉइजनिंग होगी। अब पहेली की दिमाग की बत्ती जली और देखो मुझे पहली वंडर्स हाउ फूड कैन बिकम ए पॉइजन। तो पहली अभी आपकी तरह छोटी है, पूरी बात उसको पता नहीं है, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ, अरे हमारा जो फूड हमें तो एनर्जी देता है, हमारे लिए तो अच्छा काम करता है, वो पॉइजन कैसे बन गया, या कैसे बनता है, बन सकता है। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो फूड पॉइजनिंग कब होता है, जब हम कोई ऐसा खाना खा लेते हैं जिसमें ऑलरेडी क्या होते हैं, बैक्टीरिया उसको खाने को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। तो अभी जैसे हमने बात की थी ना, खाना खुला खाना होता है, कहीं पे मिला खुला फूड प्रोडक्ट कहीं पे, वो हमें यूज नहीं करना है। क्यों यूज नहीं करना है, उसके अंदर ये बैक्टीरिया वगैरह क्या हो जाते हैं, एंटर कर जाते हैं, उसको खराब कर देते हैं।
माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन और फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। तो ये जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, वो हमारे अगर फूड स्टफ पे या हमारे खाने पे ग्रो कर जाए ना, तो वो क्या करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है ना। दीज मेक द फूड पॉइजनस कोजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। तो ये जो फूड पॉइजनिंग हो जाती है, इससे हमारा खाना खराब हो जाता है, इससे हमें सीरियस बीमार हो सकते हैं, या फिर ज़्यादा अगर हो प्रॉब्लम किसी को, बीमार भी मर भी सकता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। तो इसलिए हमें क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि हमारा खाना कभी भी क्या हो, खराब ना हो, बर्बाद ना हो। और खाना अगर खराब हो भी गया, स्पॉइल्ड हो भी गया हो, तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए उस खाने को हम लोग कभी कंज्यूम ना करें, कभी खाने में उपयोग ना करें। अगला हमारा टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन। तो ये तो हमें पता चल गया है कि फूड ऐसे बैक्टीरिया खराब कर देते हैं, तो क्या करें, कुछ हमें खाने को प्रिजर्व भी करना पड़ेगा ना, संरक्षित करना पड़ेगा। इन चैप्टर फर्स्ट वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड्स यूज्ड टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। तो पहले चैप्टर के अंदर हमारा जो था ना एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, तो उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग कैसे फूड के अंदर सिलोज है या ग्रेनरीज है या जूट बैग्स हैं, उनके अंदर क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम। तो वो जब हमने दानों को स्टोर किया तब वो कुक्ड नहीं थे, पकाए हुए नहीं थे, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं अगर खाना हम लोग पका लें, कुक कर लें, फिर उसको कैसे प्रिजर्व करेंगे, कैसे लंबे समय तक उसको बचाए रखेंगे। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मोस्ट कंडीशंस इज अटैक्ड बाय फंगस। और ये तो आप लोगों ने काफी कॉमन देखा होगा कि अगर हम लोग ब्रेड जो है अगर खुला उसको छोड़ते हैं तो कुछ समय बाद उसके ऊपर क्या हो जाता है, कॉटन सा कुछ आ जाता है ना। वो कॉटन नहीं होती एक्चुअल, वो क्या होती है, फंगस होती है। तो फंगस उस पर क्या कर देती है, अटैक कर देती है, तो उससे वो खराब हो जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल और फूड। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा खाना क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से है, जो हार्मफुल है ना, वो। स्पॉइल्ड फूड इमिट्स बैड स्मेल एंड हैज अ बैड टेस्ट एंड चेंज कलर। तो अगर खाना कभी भी खराब हो जाता है ना, तो उसकी पहचान है, आप लोग भी ध्यान रख लेना, उसमें से क्या होगी, बैड स्मेल आएगी, गंदी दुर्गंध आएगी, एंड हैज अ बैड टेस्ट, और उसका टेस्ट भी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। मान लो कभी कर लेते हैं, एंड चेंज कलर, और उसका कलर भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड ए केमिकल रिएक्शन। तो क्या कह रहा है कि फूड को अगर हम खराब हो रहा है तो एक केमिकल रिएक्शन है क्या, यस केमिकल रिएक्शन नहीं है। खाना खराब हो जाता है तो क्या हम उसको वापस सही कर सकते हैं क्या, ब्रेड पे मान लो फफूंद लग गई है, हम उसको वापस फफूंद से उस जो फंगस जो उससे वापस ब्रेड बना नहीं बना सकते। इसका मतलब ये केमिकल रिएक्शन है, वो कुछ कुछ केमिकल छोड़ते हैं उसके ऊपर, जिससे क्या हो जाता है, वो नया सब्सटेंस बना देते हैं। पहली बाउट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट देम फॉर ए फ्यू डेज। तो पहले क्या हो गई, कुछ मैंगोज लेके आई और उनको कुछ दिनों तक खाया नहीं। लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रूटन। तो कुछ दिनों बाद उसको ध्यान में आया, जब उसने उन्हें देखा तो वो सारे क्या हो गए थे, खराब हो चुके थे, सड़ चुके थे। बट शी नोज दैट द मैंगो पिकल her grandmother Max does not spoil for a long time. She is confused. तो अब यहाँ पे फिर इसकी बत्ती चल रही है, लेकिन पता नहीं चला इसको क्या हुआ। ये कह रही मैं मैंगो लेके आई थी, वो कुछ दिनों में क्या हो गए, खराब हो गए। लेकिन मेरी जो दादी जी है, दादी माँ है, वो जब पिकल्स बनाती है इन्हीं मैंगोज का, तो वो तो लंबे समय तक खराब नहीं होता है। तो वो क्या हो गई, कंफ्यूज हो गई। चलो आओ हम इस पहले का कंफ्यूजन क्या करते हैं, दूर करते हैं। तो कुछ मेथड के बारे में पढ़ेंगे जिसमें पहले का कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा और आप लोगों का भी। लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड्स टू प्रिजर्व फूड इन आवर होम्स। वी हैव टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो चलो कुछ मेथड देखते हैं जो हमारे घरों में तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे खाना क्या होता है, खराब नहीं होता है, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन पे ऊपर अटैक नहीं करते हैं, वो अटैक नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो पहला जो तरीका है वो है केमिकल मेथड। केमिकल्स यूज करेंगे हम लोग।
Salts and edible oils are the common chemicals generally used to check the growth of microorganisms. तो सबसे कॉमन जो यूज है ना वो हम लेते हैं साल्ट और एडिबल ऑयल। एडिबल ऑयल मतलब खाने वाला तेल आपका, ठीक है। तो ये कॉमन केमिकल है जिनको हम लोग क्या करते हैं अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को चेक करने के लिए यूज करते हैं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। तो इनको हम क्या कहते हैं? प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। वी ऐड साल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। और ये सब तो आपने कॉमन देखा ही है। हम जो पिकल्स वगैरह जो होती है, अचार वगैरह जो होता है, उसके अंदर खूब सारा ऑयल डालते हैं ना, और साल्ट भी डालते हैं। वो इसीलिए डाला जाता है कि हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं उसके अंदर वो इससे रिएक्शन नहीं कर पाते हैं, ग्रो नहीं कर पाएंगे। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। तो ये कुछ केमिकल हैं जिनके नाम से दिए हुए हैं अच्छे से, जिनको आप कहीं पे मेडिकल शॉप वगैरह पे जा खरीद सकते हो। सोडियम बेंजोएट है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड है, कॉमन प्रिजर्वेटिव। जो हमारे खाना पैकिंग आता है दूर दूर से यहाँ तक खराब नहीं होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो पैक करती है, तो उनके अंदर वो अब ये ऑयल और साल्ट तो डालने से नहीं, वो ये इन केमिकल यूज करते हैं। These are also used in jams and squashes to check their spoilage। तो आप लोगों ने देखा होगा जैम्स वगैरह जो हम लाते हैं, टोमेटो सॉस वगैरह है ना, ये लंबे समय तक क्या होते हैं अपने यूज करते हैं, एक बार बना लो खराब नहीं होता। उनके अंदर क्या होता है, ये सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड ही मिलाया जाता है, जिनको वो लंबे समय तक क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म खराब नहीं कर पाते हैं। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट। तो अब देख लेते हैं कॉमन साल्ट है जो हमारा नमक है, लूण है ना। कॉमन साल्ट हैज बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। तो ये जो फिश और मीट है उनको अगर लंबे समय तक यूज करना हो, मतलब बचाए रखना हो, तो हम लोग क्या करते हैं कॉमन साल्ट के अंदर भर के रख देते हैं इनको। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई साल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो जो भी मीट और फिश है, फिश का मीट है, उसको चारों तरफ से सूख के नमक से क्या होता है भर के रख देते हैं। साल्टिंग इज आल्सो यूज्ड टू प्रिजर्व आंवला, रो मैंगोज एंड टेमेरिंड। तो कह रहे हैं साल्ट को हम लोग और भी चीज़ों प्रिजर्व करने में निकालते हैं, जैसे आंवला हो गया, कच्चे आम हो गए, या फिर हमारी इमली हो गई, खट्टी इमली है ना, उनको भी अगर हमें लंबे समय तक बचा के रखना है, प्रिजर्व करना है, तो हम लोग साल्ट का यूज कर सकते हैं। चलो अगला तरीका हम देखते हैं, प्रिजर्वेशन बाय शुगर, है ना। आप लोगों की काफी बच्चों की फेवरेट होगी शुगर। तो जैम्स, जेलीज एंड स्केचेज आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। तो ये जो जैम्स है, जेलीज है, या केचप वगैरह हम बोलते हैं, स्केचेज वगैरह ना, ये सॉस वगैरह, इनको सबको हम लोग प्रिजर्व करते हैं किसके द्वारा? शुगर के द्वारा। Sugar reduces the moisture content which inhibit the growth of bacteria which spoil food। तो शुगर क्या कर देती है, जो अंदर मॉइस्चर होता है ना, नमी जो होती है जिसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह क्या होता है बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, तो उसको वो क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देता है। उससे रिड्यूस होने से क्या हो जाता है कि ये जो चीज़ें हैं हमारी, जो भी है जैम्स जेलीज वगैरह, वो क्या होती है खराब नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर जो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया है वो तो इनहिबिट हो जाती है। इनहिबिट का मतलब होता है रोकना, ठीक है, बंद करना। अगला है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। तो ऑयल का हमने पढ़ा ही है, विनेगर के बारे में जानते हो, सुना होगा नाम, सिरका कहते हैं जिसको हिंदी में। यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरमेंट। तो ऑयल और विनेगर क्या करते हैं, हमारे अचार वगैरह को खराब होने से, स्पॉइल रोकते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं ना, इस प्रकार के एनवायरमेंट के अंदर क्या करते हैं, ग्रो नहीं कर पाते हैं, वो रह नहीं पाते हैं, ठीक है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश, मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। तो कह रहे हैं वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, फिश है, मीट है, इन सब को भी हम लोग इस मेथड के द्वारा, ऑयल और विनेगर वाले मेथड से प्रिजर्व कर सकते हैं, हमें लंबे समय तक उनको बचाए रख सकते हैं। अगला हमारा तरीका है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। ये भी हम लोग अपनी लाइफ में डेली इस्तेमाल करते हैं। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट स्टोर्ड और यूज। तो ये आप सबने देखा, हम जो मिल्क यूज़ करते हैं तो यूज़ करने से पहले, या अगर मान उसको हमें रखना हो तो हमेशा उससे पहले क्या किया जाता है, उसको बॉईल किया जाता है, उबाला जाता है ना।
तो बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। तो बॉइलिंग करने से क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मारे जाते हैं। और हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं है, बैड माइक्रो है ना वो। तो बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो हमें क्या करना है, किल करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारे खाने को बर्बाद करेंगे, हम खाएंगे तो फिर हमें भी परेशान होगा। अगला टॉपिक देखो राइट साइड में। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। तो हम जैसे फ्रीज कहते हैं ना कॉमन भाषा में, तो हम देखा होगा हमारे अंदर घरों के अंदर जो रेफ्रिजरेटर है उसके अंदर हम खाना रखते हैं। लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। तो रेफ्रिजरेटर आप सबने देखा ही है, घर पे यूज करते हो आप सभी, तो उसके अंदर देखते हो बहुत ठंडा ठंडा रहता है, कूल कूल है ना। क्यों रहता है कि वहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है, कम होता है। तो कम टेम्परेचर होता है तो उसके अंदर माइक्रोब्स क्या होते हैं, ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, वो बढ़ नहीं सकते, तो इससे हमारा खाना होता है वो भी क्या होता है, लंबे समय तक खराब नहीं होता है। अब देखो क्या कह रहा है, बुझो। दिमाग की बत्ती जल रही लग रहा है इसकी भी अब वापस। वाई डज द मिल्क दैट कम्स इन द पैकेट्स नॉट स्पॉइल्ड। अब उसने सोच तो लिया कि हाँ हम अपने घर पे लाते हैं, गर्म करते हैं दूध को, तो हम लंबे समय तक सही रख लेते हैं। लेकिन जो दूध आता है ना पैकेट्स के अंदर आता है, डेयरी वगैरह जो मिलता है, तो वो तो कह रहे इतनी दूर दूर से आता है, इतने लंबे समय देता है, तो वो क्यों नहीं खराब होता है। माई मदर टोल्ड मी दैट द मिल्क इज पास्चराइज्ड। व्हाट इज पास्चराइजेशन। यार तो उसकी माँ ने उसको बता तो दिया कि ये जो मिल्क है वो क्या होता है, पास्चराइज्ड है। पास्चराइज्ड एक प्रोसेस है, ठीक है ना। तो ये है क्या, व्हाट इज पास्चराइजेशन। लेकिन बुझो को पूरा क्लियर नहीं हुआ, उस प्रोसेस का नाम तो पता चल गया, लेकिन देखो बच्चे होते हैं जैसे आप लोग, तो उसको ये पता चल गया कि हाँ ये पास्चराइजेशन किया हुआ है, लेकिन पास्चराइजेशन होता क्या है इसके बारे में इसके बाद दिमाग चल रहा है। चलो बुझो की जो थ्योरी है, इसके दिमाग में जो बत्ती जल रही है सवाल की, उसको हम क्या करते हैं, शांत करते हैं। पास्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। तो अगर हमें डेयरी वाला जो मिल्क मिला है उसको बिना उबाले हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं काम में, क्योंकि उसके अंदर कोई हार्मफुल माइक्रोब्स बैक्टीरिया वगैरह नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं देखते हैं। द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 to 30 सेकेंड्स। तो पहली बार जो भी रॉ मिल्क आता है ना, कच्चा दूध वगैरह आता है डेयरी के अंदर, तो डेयरी वाले क्या करते हैं उसको लगभग 70 डिग्री सेल्सियस, देखो उसके अंदर वो क्या करते हैं 15 से 30 सेकंड पहले उसको गर्म करते हैं इतना, देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड। फिर इसके बाद क्या एकदम अचानक से गर्म किया, फिर उसको अचानक से क्या कर लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं, चिल्ड कर लेते हैं, और उसको क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं, पैक कर देते हैं। बाई डूइंग सो इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। तो गर्म करने से और एकदम ठंडा करने से क्या हो गया, उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया वगैरह है वो सारे क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, और हमारा जो मिल्क है वो क्या होता है, लंबे समय तक पैक होने के बाद भी खराब नहीं होता है। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर। तो ये जो प्रोसेस था ना, वो साइंटिस्ट थे, ग्रेट साइंटिस्ट, उसका नाम है लुइस पास्चर। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इट इज कॉल्ड पास्चराइजेशन। इसीलिए इसका नाम क्या दिया हुआ है, पास्चराइजेशन। इन्होंने ही बताया था, इनके नाम के आधार पर इनका नाम रख दिया गया है। तो इसको समझ आ गई बात बुझो को। अगला एक और हमारा जो फूड प्रिजर्वेशन का मेथड है वो है स्टोरेज एंड पैकिंग। These days, dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packet to prevent the attack of microbes. ते कह रहे हैं आजकल जो है ड्राई फ्रूट्स, तो आप देखें जैसे आमंड हो गया, ये काजू किशमिश वगैरह, बादाम वगैरह जो हैं, ये इनके साथ साथ आजकल वेजिटेबल है वो भी क्या होती है, एक सील पैकेट, जैसे आपको पिक्स वगैरह दिख रहा है एप्पल वाला में ना, ये आसपास फोटो में तो उसको एकदम पैक करके रखा जाता है। तो उससे क्या हो जाता है, पैक करने से क्या होता है कि माइक्रोब्स जो होते हैं उस थैली पे या कवर पे अटैक कर पाते हैं, अंदर वाली जो चीजें हैं उन पे अटैक नहीं कर पाएंगे, तो उससे क्या हो जाएंगे, वो खराब होने से बच जाएंगे। तो ये भी एक अच्छा तरीका है प्रिजर्व करने का। अगला हमारा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है,
काम है इसका नाइट्रोजन फिक्सेशन, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी आपने सुना भी होगा। आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। यू हैव लर्न अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लासेस 6 एंड 7। तभी आपको 6 और 7 की बात याद दिला रहा है। तो काफी टाइम हो गया आपको, बीच में कोरोना का कारण 1 साल आपका खराब भी हो रहा है, तो क्या पता आपको याद हो। लेकिन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे और आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर क्या होगा कर देंगे, एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान दें। इट इज इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स पल्सेज। तो देखो यहाँ पे एक तो पहला है बैक्टीरिया का नाम, तो वो तो सिंपल सा है, नाम याद रख लो, उसका नाम है राइजोबियम। फिर कह रहा है ये जो बैक्टीरिया है वो कहाँ पाया जाता है या इनके साथ कौन शामिल होता है। ये राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो अकेले ही काम नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या होता है किसके साथ मिलकर काम करते हैं। तो मिलकर काम करने वाले कौन है, लेग्यूमिनस प्लांट। तो जो ऐसा काम करते हैं उन प्लांट को एक विशेष कैटेगरी दी है, कौन सा है, लेग्यूमिनस प्लांट्स। पल्सेज दाले कहते हैं हम लोग। रिकॉल दैट राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ना, इनका जो घर होता है वही जो लेग्यूमिनस प्लांट है ना, इनकी जो रूट्स होती है उनके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं, छोटी छोटी गांठें होती है, वो उनके अंदर क्या ये रहते हैं। सच एज बीन्स एंड पीज, जिस पर जैसे हमारा बता रखा है बीन्स एंड पीज मटर वगैरह हैं, विद विच इट हैज ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो यहाँ पे वर्ड आया है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप तो समझ गए होंगे आप लोग, रिश्तेदारी है ना, लेकिन यहाँ पे इनके जो संबंध है वो किस टाइप का है, सिम्बायोटिक है। सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होता है, शॉर्ट में बता देता हूँ, ऐसा कोई भी रिलेशन जब दोनों पार्टनर को क्या होता हो, बेनिफिट होता हो, तो वो रिलेशन क्या कहलाता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहलाता है। जैसे एग्जाम में हम करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन तू बता, चौथा मैं तुझे बताऊंगा, है ना, तो वो दोनों को लाभ हो रहा है ना, एक को दूसरा क्वेश्चन पता चल रहा है और दूसरे को क्या पता चल रहा है, चौथा क्वेश्चन का आंसर पता चल रहा है, तो दोनों को लाभ होता है, तो वो क्या कहलाता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। वो तो एग्जाम्पल दिया आपको सिर्फ समझाने के लिए, बाकी एग्जाम में चीटिंग नो कभी नहीं करना। समटाइम्स नाइट्रोजन गेट्स फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। तो लाइटनिंग वर्ड सुना ना, बिजली वाला वो। तो कह रहे हैं कई बार ये जो नाइट्रोजन फिक्स होती है, नाइट्रोजन को जब बनाया जाता है तो उसका जो प्रोसेस है, नाइट्रोजन फिक्सेस मतलब नाइट्रोजन के कंपाउंड जो बनाए जाएंगे उसके अंदर शामिल होता है कौन, एक्शन ऑफ लाइटनिंग, बिजली वाला प्रोसेस भी। बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोस्फेयर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। यू मे वंडर हाउ, लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन। तो कह रहे हैं अभी बैक्टीरिया है, ये लेग्यूमिनस प्लांट है, वो हमारे इन्वायरमेंट की जो एटमोस्फेयर की नाइट्रोजन है वो काम में ले रहे हैं, लेकिन फिर भी नाइट्रोजन का जो बैलेंस है, पता है ना आप सबको, नाइट्रोजन हमारे इन्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है 79 के आसपास, तो वो हमेशा वैसी ही रहती है। मतलब ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया ने काम ले लिया और वो कम हो गई, क्यों कम नहीं हुआ या वो बैलेंस क्यों रहती है हमेशा, उसका कारण हम लोग जानते हैं, अभी पता करते हैं आपके लिए एकदम। तो ध्यान से देखना अगले वाले टॉपिक को। यस, ये देखो, इससे आपको पता चलेगा कि नाइट्रोजन को हम लोग यूज लेते हैं, हम यूज लेते हैं, प्लांट यूज लेता है, लेकिन फिर भी क्या है, वो कभी कम नहीं होती, मतलब हमेशा बैलेंस कंडीशन में रहेगी। तो देखो सबसे ऊपर लिखा है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब हम चलते हैं इधर लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में सबसे पहले वाला जो पॉइंट है दिख रहा है, लाइटनिंग फिक्सेस नाइट्रोजन। तो पहला जो प्रोसेस हो रहा है वो किसके द्वारा है, बिजली वाला है ना, कड़कती हुई बिजली आती है, उसके द्वारा जो फिक्सिंग हो रही है नाइट्रोजन का। अब उसके नीचे देखो, सबसे नीचे उसमें लिखा है कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। तो जैसे ही नाइट्रोजन फिक्स हुई उससे क्या बन गए, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन बन गए। कहाँ पे बने, इन द सॉइल। फिर इधर देखो एरो लगा हुआ है राइट साइड में। तो बैक्टीरिया टर्न्स कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसेज नाइट्रोजन। तो हमारी सॉइल के अंदर जो बैक्टीरिया रहते हैं, जो यूजफुल बैक्टीरिया हैं, वो बात करेंगे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि हमारी जो भी नाइट्रोजन कंपाउंड आए, अगर वो हमने यूज ले लिए तो ठीक है, बीच में देखो ऊपर एक एरो जा रहा है, अब टेक बाय प्लांट्स। तो जैसे सॉइल के अंदर नाइट्रोजन बन गई ना, ये नाइट्रोजन कंपाउंड जो बन गए हैं, उनको क्या करते हैं, प्लांट यूज कर लेते हैं।
और फिर लिखा है एनिमल ईट प्लांट्स, ये तो आप सबको पता ही है, एनिमल जो है प्लांट को एज ए फूड ग्रुप ईट्स करते हैं, तो उनके अंदर नाइट्रोजन पहुंच गई। एंड फिर लिखा हुआ है इसके नीचे नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रिएशन एंड डेथ। तो जैसे एनिमल्स वगैरह जो हैं, वो जैसे प्लांट वगैरह हैं, जो क्या करते हैं अपना जो एनिमल वेस्ट बाहर निकालते हैं, तो वो क्या होता है सॉइल के अंदर मिल जाता है, या फिर उनकी डेथ हो जाती है तो उनके पार्टिकल भी क्या हो जाते हैं वापस सॉइल के अंदर मिल जाते हैं। तो यूज भी कर लिया, वापस डेथ तो वापस सॉइल के अंदर चले गए, जिस प्रकार क्या हो गया वापस जो नाइट्रोजन है जहां से आई थी वो वापस पहुंच जाती है। और राइट साइड में लिखा है बैक्टीरिया क्या करता है, उनको सबको अगर नाइट्रोजन को यूज कर लिया ठीक है, नहीं तो बैक्टीरिया क्या कर देता है जो नाइट्रोजन कंपाउंड उनको वापस क्या कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है, और वापस कहाँ पहुंच जाती है, ऊपर देखो सबसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब आओ वापस सबसे ऊपर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और आ जाओ राइट साइड के नहीं लेफ्ट साइड में देखो लिखा है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ग्रीन ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो हमारे पास जो भी बैक्टीरिया वगैरह हैं लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर, वो क्या कर देते हैं हमारे जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। फिर वो बैक्टीरिया टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड, तो बैक्टीरिया फिर क्या कर देते हैं उन सबको नाइट्रोजनस कंपाउंड में बदल देते हैं, और कंपाउंड कहाँ जा जाते हैं सॉइल में, सॉइल के द्वारा फिर प्लांट के द्वारा, प्लांट के द्वारा फिर एनिमल के द्वारा, एनिमल का फिर नाइट्रोजन वेस्ट के रूप में बाहर निकाल देगा, और या डेथ होगी तब वापस वो सॉइल के अंदर मिल जाएगा। इस प्रकार क्या होता है कि नाइट्रोजन जो है वो इन्वायरमेंट में हमेशा बैलेंस कंडीशन में रहती है। अब एक बात और ध्यान रख लेना, नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में बहुत सारी है, लेकिन जो एनिमल्स और प्लांट्स है ना, हम लोग कभी उनको डायरेक्टली, जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड या सॉरी हम लोग जो ऑक्सीजन को यूज करते हैं ना, उस प्रकार हम लोग नाइट्रोजन को यूज नहीं कर पाते। इसीलिए क्या हो जाता है उनको पहले कुछ कंपाउंड में बदलना पड़ता है, और फिर वो कंपाउंड क्या होते हैं प्लांट में पहुंचते हैं, फिर प्लांट के द्वारा एनिमल के अंदर पहुंचते हैं, और ये हमारे प्रोटीन जो बनता है ना उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये देखो डायग्राम बना हुआ है लेग्यूमिनस प्लांट का विद रूट नोड्यूल्स। अब हमारा टॉपिक है, चिंता मत करो लास्ट में आ गए, घबराओ मत अब बस, नाइट्रोजन साइकिल। तो ओवर एटमॉस्फेयर है 78% नाइट्रोजन, तो हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर जितनी भी गैस है उनमें सबके जो 78% से ज्यादा क्या है हमारे नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन इन वन ऑफ द इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज पार्ट ऑफ प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स। इनको विटामिन्स बोलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं विटामिन्स। तो ये जरूरी है, किसके लिए जरूरी है, हमारे प्रोटीन के लिए, प्लांट के अंदर जो क्लोरोफिल होता है उसके लिए, या न्यूक्लिक एसिड है जैसे आरएनए, डीएनए नाम सुना होगा आपने, या विटामिन ए बी सी डी जो आपने सुना। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो अभी हमने जस्ट बात की थी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, एनिमल और प्लांट है वो डायरेक्ट कभी उनको क्या करते हैं टेक नहीं करते हैं। Certain bacteria and blue-green algae present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert into compound of nitrogen। तो कुछ बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है ना, BGA कहते हैं केवल को शॉर्ट फॉर्म में, तो ये क्या कर देते हैं कि पहले इस नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में बदलेंगे। वंस नाइट्रोजन इन कन्वर्ट इनटू दिस यूजेबल कंपाउंड इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम। तो फिर वो एक बार जब नाइट्रोजन कंपाउंड को बदल देंगे तो हमारे प्लांट्स क्या करेंगे, अपने रूट के द्वारा क्या करते हैं उनको एब्जॉर्ब या उनको अपने अंदर ले लेते हैं। नाइट्रोजन इन देन यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स। फिर हमारे लिए प्लांट क्या करते हैं वो अपनी बॉडी के अंदर प्रोटीन बना लेते हैं या अदर कंपाउंड जो उनको नीड होती है। एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। और एनिमल है जो फूड क्या करता है प्लांट को काम में लेता ही है, तो इससे क्या होता है वो प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर पहुंचे जाती है। When plants and animals die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogen wastage into nitrogen's compound to be used by plants again। तो अभी हमने बात की थी कि कोई भी प्लांट्स और एनिमल्स जब डाई हो जाता है, मर जाता है, तो वो बैक्टीरिया और फंजाई क्या कर देते हैं उन सबको क्या कर जो भी उनके बॉडी पार्ट वापस कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन के अंदर, और वो नाइट्रोजन क्या करते हैं प्लांट वापस क्या कर लेते हैं उसको गेन कर लेते हैं। Certain other bacteria convert some plant of the nitrogen gas which goes back to into the atmosphere। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं उनको क्या कर देते हैं नाइट्रोजन गैस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती है। As a result, the percentage of the nitrogen in the atmosphere remains more or less constant।
तो इस प्रकार हमारी जो इन्वायरमेंट के अंदर, एटमोसफेयर के अंदर नाइट्रोजन है वो क्या होती है, हमेशा बैलेंस कंडीशन में रहती है, ना तो वो कम होती है ना वो ज़्यादा होती है। तो ये चैप्टर हुआ आपका कंप्लीट। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल जवाब तो ज़रूर पूछें, मुझे बताएं कैसा लगा आपको ये वीडियो। लाइक करें मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम एंड स्टे सेफ।